हेलो क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हीट ट्रांसफर टॉपिक स्टार्ट कर दिया था एंड उसमें हमने कंडक्शन मेथड को समझ लिया था। आज की क्लास में हम कन्वेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है? जो वो एग्जाम्पल था कि आग जल रही है एंड किसी ने अपने हाथ रख रखे हैं एंड वो आग की गर्मी से अपने आप को वार्म अप कर रहा है, तो हो क्या रहा है कि जितने भी मैटर है, यहाँ पर गैस मैटर है, वो मोशन में आ रखे हैं। एंड बिकॉज जो गैस है वो मोशन में आ रखी है, उसकी वजह से, उसकी वाइब्रेशन की वजह से ये जो हमारे हैंड्स हैं वो आग के ऊपर क्या हो पा रहे, हीट अप हो रहे पा रहे हैं। तो वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल से होता है, उसी को कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि कन्वेक्शन क्या होता है। वो एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। जब मैटर मोशन कर रहा होता है, उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रहा होता है, उसी को बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। ये पॉसिबल हो पाता है खाली फ्लूइड्स में। ओके। और ये जो मोशन है फ्लूइड्स का, ये नेचुरल भी हो सकता है एंड फोर्स्ड भी हो सकता है। तो ये है डेफिनेशन कन्वेक्शन की। ओके, आगे चलते हैं कन्वेक्शन कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में। तो नेचुरल कन्वेक्शन के लिए ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। व्हेन हीटेड फ्रॉम बिलो, जब हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हीट कर रहे होते हैं, जितने भी हॉट पार्ट होते हैं वो एक्सपेंड हो जाता है एंड ये एरिया क्या हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं बोयंसी के बारे में। बोयंसी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर की साइड राइज होना। कोई बैलून जो हीलियम से फिल्ड है, वो क्यों ऊपर की साइड राइज कर रहा होता है? बिकॉज नीचे हीलियम के अंदर का जो मॉलिक्यूल होता है, उसका वेट कम होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास ज़्यादातर जो गैसेस होती है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है एंड हीलियम के कंपैरिजन में ये हैवी होती हैं एंड हीलियम लाइट होता है। एंड बिकॉज यहाँ की जो गैसेस है वो हैवी है एंड हीलियम लाइट है, तो हीलियम से भरा हुआ गैस बैलून ऊपर की साइड राइज अप होना शुरू हो जाता है। उस जगह तक राइज अप होता है जहाँ पर हमारा एटमॉस्फेयर वीक होने लग जाता है। सिमिलरली, जब हम आग जलाते हैं तो उसके आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट अप होने शुरू हो जाते हैं एंड बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स हीट अप होने शुरू हो जाते हैं, वो ऊपर की साइड राइज करना शुरू हो जाते हैं एंड इस साइड क्या हो जाता है, लो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो बॉयंसी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स भी क्या करने लग जाएंगे, ऊपर की साइड राइज करने लग जाएंगे। अब ऊपर की साइड क्या होता है, इनको कोल्ड एयर मिल जाता है। तो ये जो कोल्ड एयर्स होती हैं, ये भी क्या करती है, इस हॉट एयर के कांटेक्ट में आती हैं एंड ये भी, इनमें हीट ट्रांसफर हो जाता है एंड ये भी क्या करने लग जाती हैं, ऊपर की साइड राइज अप होने लग जाती है। तो क्या हो जाता है, ये तब तक हीट ट्रांसफर हो रहा होता है जब तक एक ऐसा मॉलिक्यूल हमें नहीं मिल जाता है जो इस हीट को अपने अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब करनी कर चुका होता है। तो इस चीज को बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। ओके। अब फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है? मटीरियल फोर्स टू मूव अ पंप और अदर फिजिकल मीन्स। मटीरियल्स क्या करते हैं, मटीरियल्स फोर्स्ड टू मूव अप बाय अ पंप। हमारे पास एक पंप है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, मटीरियल्स को पुश करते हैं कि वो ऊपर की साइड जाए एंड पूरे के पूरे एयर को वार्म अप कर दे। ठीक है। इसके जो बेसिक एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है एयर हीटिंग सिस्टम जो हमारे घर में प्रेजेंट होता है, या फिर जो हमारे ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो भी इसी बेस में वर्क करता है। जो कूलिंग सिस्टम होता है ऑटोमोबाइल इंजन में, जो इंजन्स में जो कूलिंग सिस्टम होता है, वो फोर्स्ड कन्वेक्शन में काम कर रहा होता है। नेचुरल कन्वेक्शन जो हमारे अर्थ का एयर फ्लो है उसमें रोल प्ले करता है एंड उसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। लैंड एंड सी ब्रीज।
जो हमारे पूरे अर्थ पे जो विंड्स चलती है उसका रीज़न कन्वेक्शन ही होता है, एंड इसको अभी हम डिटेल में समझते हैं। तो डे के टाइम क्या होता है? डे के टाइम सन होता है, एंड हम सब जानते हैं कि सन की वजह से जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हीट अप हो जाते हैं, हीट अप फास्टर देन वाटर। एयर इन द कॉन्टैक्ट विद द वार्म ग्राउंड हीट बाय कंडक्शन, जो एयर ग्राउंड के पास प्रेजेंट होगी वो क्या हो रही होगी? हीट अप होना शुरू हो चुकी होगी। किसकी वजह से? कंडक्शन, कन्वेक्शन की वजह से। उसकी वजह से ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की साइड राइज होना शुरू हो गए होंगे। अब अर्थ की दूसरी साइड में, ओके, जनरली समुद्र के पास जो वाटर होंगी वो कोल्डर वाटर होंगे, एंड बिकॉज कोल्डर वाटर इनके कंपैरिजन में ठंडे होते हैं, तो ये जो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स के पास जा रहे होंगे, एंड जो कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स के पास जा रहे होंगे, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि डे के टाइम कैसे वर्क करता है, नाइट के टाइम कैसे वर्क करता है। सो डे के टाइम क्या हो रहा होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, वो सन की वजह से क्या हो रहे होंगे? गर्म होना शुरू हो चुके होंगे, एंड जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में वो सन की रेज की वजह से गर्म होके ऊपर की साइड राइज होना शुरू हो चुके होंगे, एंड बिकॉज ये अब हीट अप हो चुके हैं, हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर करती है, तो इधर की साइड जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो हीट होना शुरू हो गए हैं, इधर की साइड जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो कोल्ड है सी बॉडी की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है? ये जो हॉटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कोल्डर की ओर जाने लग जाते हैं, एंड कोल्डर मॉलिक्यूल्स हॉटर के पास जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डे में एक सर्कुलेशन जनरेट हो जाता है, इसी की वजह से विंड हो पाती है। अब नाइट में क्या हो रहा होता है? नाइट में बिकॉज सन नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, ये राइज अप होना शुरू हो जाते हैं, एंड ये लैंड की ओर जाना शुरू हो जाते हैं, एंड जो लैंड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर की ओर मूव होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक रिवर्स साइकिल क्रिएट हो जाती है नाइट में। एंड नाइट में ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि नाइट में जो वाटर होता है वो ज़्यादा वार्म होता है लैंड के कंपैरिजन में, एंड डे टाइम में बिकॉज सन होता है उसकी वजह से लैंड ज़्यादा हॉटर होता है वाटर के कंपैरिजन में। तो दिन और रात में दो डिफरेंट साइकिल चल रही होती है एयर की, इसी की वजह से जो एयर होता है उसका मोशन हो रहा होता है कंटिन्यूअसली हमारे अर्थ पे। तो नाइट में क्या हो रहा होता है? जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के पास वो ज़्यादा वार्म होते हैं लैंड के कंपैरिजन में, तो उसकी वजह से एक रिवर्स साइकिल जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हीट ट्रांसफर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है लैंड और डे की वजह से। अब विंड को समझते हैं। ट्रेड विंड क्या होती है? स्टडी सरफेस विंड ऑन अर्थ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इक्वेटर। ट्रेड विंड की बात करते हैं हम। ये हमारा अर्थ है, ओके, ये हमारे पोल्स हैं, इस एरिया को बोलते हैं नॉर्थ पोल, इस एरिया को बोलते हैं साउथ पोल, एंड अर्थ के सेंटर से पास होने वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। हम जानते हैं कि जो सन की हीट होती है, सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे नहीं पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है? जो इक्वेटर पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा वार्म होते हैं इन कंपैरिजन टू जो नॉर्थ एंड साउथ पोल में प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एयर मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर का हमारी पूरी अर्थ पे, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा होता है? एक साइकिल
जनरेट हो जाती है कि वार्मर मॉलिक्यूल्स इक्वेटर के नॉर्थ पोल की ओर जाने लग जाते हैं एंड नॉर्थ पोल के मॉलिक्यूल्स इक्वेटर की साइड आने लग जाते हैं। तो एक सर्कुलेशन जनरेट हो जाता है एंड इसकी वजह से जो विंड प्रोड्यूस हो रही होती है उसको ट्रेड विंड कहा जाता है। स्टेडी सरफेस विंड ऑन अर्थ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू इक्वेटर, नॉर्थ ईस्ट से इक्वेटर की ओर जाना उन्हीं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि इक्वेटोरियल और पोलर रीजन के में जो सन की रेज है वो बराबर नहीं जाती है, इक्वेटर में ज़्यादा जाती है, पोलर रीजन में कम जाती है। तो जो इक्वेटर के पास एयर होती है वो हॉट होती है, बिकॉज इक्वेटर के पास जो एयर होती है हॉट होती है तो वो ऊपर की साइड राइज अप होती है एंड नॉर्थ पोल्स पे जो एयर होती है वो कोल्ड होती है तो वो नीचे की साइड जाती है, जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन जनरेट हो जाता है। आगे चलते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ मॉडिफाई दिस, और अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से भी एयर मॉलिक्यूल्स रोटेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एयर क्लोज टू इक्वेटर हैज़ ईस्टवर्ड स्पीड, जो इक्वेटर के पास जो अर्थ होती है एयर होती है एंड बिकॉज अर्थ भी रोटेट हो रही होती है तो वो हमेशा ईस्टवर्ड जा रही होती है, नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही होती है और उनकी स्पीड जनरली 1600 किलोमीटर पर आवर होती है और ज़ीरो हो जाती है पोल्स के पास। एयर डिसेंड्स नॉट एट पोल बट 30 डिग्री नॉर्थ, तो जो एयर आ रही होती है इक्वेटर से वो अर्थ की रोटेशन की वजह से डायरेक्टली पोल की जगह 30 डिग्री नॉर्थ की ओर जा रही होती है और फिर इक्वेटर पे रिटर्न हो जाती है। अब हम हीट ट्रांसफर का थर्ड मेथड पढ़ेंगे, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन रिक्वायर्स नो मटेरियल मीडियम, रेडिएशन को कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज क्या हो रहा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ट्रांसफ़र हो रही होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि लाइट वेव होती है उनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो रेडिएशन को आप जब भी सोचे तो अपने दिमाग में ले आए लाइट। ओके, सर रेडिएशन के बारे में जब भी सोचे तो हम अपने दिमाग में इमेजिन करके रखें कि हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं एंड लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो रेडिएशन या फिर लाइट उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। ओके, तो अब थर्मल रेडिएशन किसकी वजह से होता है? एमिशन बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर, थर्मल रेडिएशन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है और कोई ऑब्जेक्ट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है टेम्परेचर को वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है। अगर आप कलर की फिनोमिना के बारे में जान रहे होगे, यहाँ पर मैं ये ग्रीन कलर ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये मैंने ग्रीन कलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो आपको ये कलर ग्रीन क्यों दिख रहा है? इसका करेक्ट रीज़न क्या है? एंड इसका करेक्ट रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि वाइट लाइट पे 7 के 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे के सारे कलर वाइट लाइट में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये वाइट लाइट ये सारे के सारे कलर्स के साथ इस एरिया पे फॉल हो रही है। ओके, इस एरिया में सारी की सारी वाइट लाइट फॉल हो रही है, बट ये एरिया इस तरीके से बना दिया गया है कि ये सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट को ही रेडिएट करेगा, बाकी सारी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, सारी कलर की लाइट इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया एंड खाली ये जो एरिया है ये ग्रीन कलर की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड बिकॉज ये ग्रीन कलर की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, बाकी सब कलर्स इसने एब्जॉर्ब कर लिए। ओके,
तो जो मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो कोई एक स्पेसिफिक कलर है, उसी को ही क्या कर रहा हो, एमिट कर रहा हो, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा हो। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कलर पे डिपेंड करता है। अब हमें एक चीज़ पता है कि ये एरिया जो है मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। ये अब मुझे ब्लैक क्यों दिख रहा है? ये मुझे ब्लैक इसलिए दिख रहा है बिकॉज इस पे जो वाइट लाइट फॉल हो रही है उसको ये एरिया रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। इस पे वाइट लाइट गई बट वाइट लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, सारा का सारा वाइट लाइट इस मटेरियल ने एब्जॉर्ब कर लिया, इस एरिया ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ब्लैक कलर के पास सबसे हाई एनर्जी होती है क्योंकि ये सारे के सारे कलर्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारे के सारे की एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकालता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले एंड फिर उसकी एनर्जी को एमिट आउट करे रेडिएशन की फॉर्म में, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बेस्ट एब्जॉर्बर भी होता है एंड बेस्ट एमिटर भी होता है। ब्लैक बॉडी। आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है रेडिएशन का? रेडिएशन के एप्लीकेशन है कि वाइट लाइट क्लोथ्स इन समर, जो समर होता है उसमें हमें लाइट कलर की क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, हमें वाइट क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए समर में? समर में हमें वाइट क्लोथ्स इसलिए पहनने चाहिए बिकॉज वाइट लाइट आई, इस वाइट क्लोथ पे टकराई एंड क्या हुआ, इस वाइट क्लोथ ने कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने सारे के सारे लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड बिकॉज सारे के सारे लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दिया उसकी वजह से ये हमें वाइट दिखता है। एंड बिकॉज ये सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो इसने कोई एनर्जी भी एब्जॉर्ब नहीं करी, इसलिए समर टाइम में जो है हमें वाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए बिकॉज वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, एनर्जी बहुत कम रहती है इसलिए हमें उसमें गर्मी नहीं लगती है। बट अगर हम केस रिवर्स कर दें, विंटर टाइम की बात करें तो विंटर टाइम्स में हमें ब्लैक कलर की क्लोथ्स पहनने चाहिए। एंड ब्लैक ब्लैक कलर की क्लोथ्स पहनने का वही रीज़न होता है कि जो लाइट आएगी ब्लैक कलर सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा हीट दे पाएगा। तो वाइट या फिर लाइट क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए समर्स में, डार्क कलर की क्लोथ्स हमें पहनने चाहिए विंटर में। ब्लैक एंड यूटेंसिल बॉटम, ठीक है, जो यूटेंसिल्स के जो बॉटम होता है उसको हम ब्लैक कलर में क्यों रखते हैं? ये कोई यूटेंसिल है, उसका जो बॉटम होता है अगर आप विलेजेस में जाओगे तो राख लगा के उसको ब्लैक कलर का कर दिया जाता है। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है, उसको ब्लैक कलर का जानबूझ के क्यों किया जाता है? बिकॉज विलेजेस में जो खाना बनता है वो जनरली किस में बनता है, आग जला के बनता है। ओके, तो ये जो हमारा यूटेंसिल है वो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्व कर सके इसलिए उसके बॉटम को ब्लैक कलर का कर दिया जाता है। ओके, जो हमारे घर पे होता है, जो नेचुरल गैस पे हम खाना पकाते हैं उसकी कलर की लाइट जो होती है, अगर आप किचन में गए होंगे तो आपने जो देखा होगा गैस की लाइट होती है ब्लू कलर की, एंड ब्लू कलर के पास ऑलरेडी मैक्सिमम एनर्जी होती है तो हमें ऐसे यूटेंसिल को नीचे से ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट विलेजेस में जब खाना लकड़ियों पे पकाया जाता है तो उसमें यूटेंसिल को नीचे से ब्लैक करने की ज़रूरत इसीलिए पड़ जाती है ताकि वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके एनर्जी को। ओके, दीवार फ्लास्क या थर्मस बॉटल की जो अंदर की लेयर होती है एक ग्लास वेसल है जिसमें से इनर और आउटर वॉल्स को सिल्वर कोटेड कर दिया जाता है, इसको भी सिल्वर कोटेड कर दिया जाता है, इसको भी सिल्वर कोटेड कर दिया जाता है। इसका रीज़न इसीलिए ताकि बाहर से कोई भी रेडिएशन आए तो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए एंड अंदर से कोई रेडिएशन बाहर ना जा सके। एंड इसका जो ढक्कन होता है वो जनरली कॉर्क से बनाया जाता है। कॉर्क से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी एक बैड कंडक्टर होता है हीट का।
तो जो हमारे थर्मस बॉटल या जिसे दीवार फ्लास्क कहते हैं, ये उसका डिज़ाइन होता है। ये कंप्लीटली रेडिएशन को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब हम इस चैप्टर की समरी लेते हैं, एंड इस चैप्टर की समरी ये है कि जो हीट एंड टेम्परेचर होता है, इसको पहले समझते हैं। हीट की डेफिनेशन क्या थी? ये हीट एक फॉर्म की एनर्जी है जो फ्लो होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। टेम्परेचर क्या होता है? एक मेजर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, और उसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मोमीटर। टेम्परेचर स्केल की बात करें तो हमारे पास दो जनरल टेम्परेचर स्केल होता है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। इसके अलावा एक और स्केल होता है जिसे हम कहते हैं केल्विन स्केल, जिसे कैपिटल के से लिखा जाता है। सेल्सियस स्केल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल को डॉक्टर्स का स्केल भी कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स फ़ारेनहाइट में ही नापने की कोशिश करते हैं। केल्विन स्केल साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, एंड केल्विन ही ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, या फिर मोल्स की टर्म में लिखा जाए तो मोलर मास इंटू RT होता है। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, PV इक्वल्स टू nRT। अगर केल्विन स्केल और टेम्परेचर स्केल के बीच में रिलेशनशिप हम देखें तो केल्विन स्केल क्या होता है? ये हमारा सेल्सियस स्केल में अगर हम 273.15 ऐड कर दें तो हमें केल्विन स्केल में टेम्परेचर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में है सेल्सियस स्केल में, बट केल्विन स्केल में वाटर का टेम्परेचर 273.15 केल्विन होता है। तो सिंपली क्या किया, 0 यहाँ पर पुट किया और हमें केल्विन स्केल में टेम्परेचर मिल गया। अब थर्मल एक्सपेंशन में हमने दो टाइप के एक्सपेंशन पढ़े थे, लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर किसी एक डायरेक्शन में ही एक्सपेंशन हो रहा हो, किसी एक एक्सिस में एक्सपेंशन हो रहा हो, तो उसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। एंड पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में तीनों एक्सिस में एक्सपेंशन हो रहा हो तो उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा एल लिखते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को अल्फा वी लिखते हैं। फॉर्मूला ये था कि डेल्टा एल बाय एल, अल्फा एल इंटू डेल्टा टी होता है, एंड डेल्टा वी बाय कैपिटल वी इक्वल्स टू अल्फा वी डेल्टा टी होता है। एंड इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ये था कि अल्फा वी इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा एल। ये तीनों इक्वेशन हम ध्यान में रखेंगे थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक पे। फिर आ जाते हैं हम हीट कैपेसिटी पे। हीट कैपेसिटी सिंपली क्या होता है, जिसे कैपिटल एस से लिखते हैं, रेट चेंज ऑफ हीट होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसे स्मॉल एस से लिखते हैं, वो हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास होती है। मोलर हीट कैपेसिटी जिसे कैपिटल सी से लिखा जाता है, वो होता है हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, क्विक समरी ले रहे हैं हम पूरे चैप्टर की। इसके बाद जो लेटेंट हीट होता है, वो हीट जो मटेरियल एब्जॉर्ब करता है फेस ट्रांजिशन में, उस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट दो टाइप के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला था चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय मास, एंड वेपराइजेशन का भी सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पर मास किसका होगा, लिक्विड का, यहाँ पर मास किसका होगा, सॉलिड का, बस ये डिफरेंट है। एंड हम जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमेशा कम होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे, किसी एक सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो। एंड इसका हमने ग्राफ पढ़ा था, एंड जैसे मैंने बताया था कि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना है। फिर हमने हीट ट्रांसफ़र टॉपिक स्टार्ट किया, एंड हीट ट्रांसफ़र के हमने तीन तरीके पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, डायरेक्ट हीट का ट्रांसफ़र। कन्वेक्शन क्या होता है, मैटर की वजह से हीट का ट्रांसफ़र। और रेडिएशन क्या होता है, लाइट की वजह से हीट का ट्रांसफ़र। कंडक्शन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला पढ़ा था कि H किसके इक्वल होता है, के ए टी सी माइनस टी डी डिवाइडेड बाय
लेंथ। अगर हम हीट फ्लो की बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट से हीट बाहर निकल रहा है तो उसका एक्चुअली में हीट कम हो रहा होगा, इसलिए इस फॉर्मूले में माइनस साइन यूज कर लिया गया है। अगर छोटे टेम्परेचर डिफरेंस, छोटे एरिया की छोटे लेंथ की बात करें तो हीट का ये फॉर्मूला बन जाता है। तो पुराने फॉर्मूले का ही ये दूसरा वे है लिखने का। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रखा है इस फॉर्मूले से, तो इसी को बस हमने एज्यूम कर लिया कि टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है एंड लेंथ भी क्या है, बहुत छोटी है, तो ये हीट का फॉर्मूला बन गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि जो रेट चेंज ऑफ हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। ओके, ये टॉपिक अब हमारे सिलेबस में उतना नहीं रहा है, तो हमें सिर्फ एग्जाम पर्पस से इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि रेट चेंज ऑफ हीट किसके इक्वल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन टेम्परेचर के। dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही एक कांस्टेंट आ गया। ओके, ये सारे की सारी क्वांटिटीज हैं, ये उनके सिंबल्स हैं, उनके डायमेंशन, उनकी यूनिट्स एंड देन केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फॉर्मूला सेल्सियस के में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये उसका फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा वी होता है। ओके, मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन टेम्परेचर में गैस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के, या फिर इक्वल्स टू होता है 1/T के। आइडियल गैस हमने लगाया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। एंड इस चीज़ से अगर डायमेंशन कैलकुलेट करें तो केल्विन इन्वर्स ही आना चाहिए, इनकी यूनिट केल्विन इन्वर्स होती है। एंड ये रिलेशन की मैंने बात करी थी, हीट क्या होता है, एनर्जी, एंड एनर्जी के हमें डायमेंशन पता है mL/T-2 जूल। ओके, स्पेसिफिक हीट क्या था, हीट डिवाइडेड बाय मास dq/dtm, तो हम इसका भी डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी के का भी इस फॉर्मूले से हम डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। तो अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया, डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो हमें सिंपली फॉर्मूले का यूज़ करना है एंड हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हीट एंड एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पर हमारा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे, ग्राफ्स को देखा एंड कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं पेपर में, हमने उसको भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया है। एंड अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। सो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।